हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ी मेरी उन क्लासों से हटके है जो मुझे लगा है कि अभी बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत बार ये सब बोला है कि मुझे पूरी डिटेल लेके दीजिए, पर मैंने कभी ये नहीं बोला कि डिटेल में मुझे क्या चाहिए। तो मैं आज उस बात को भी क्लियर कर देती हूँ और ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपकी टीसीएम की जर्नी को लेके कह दो या पेशेंट को समझने के लिए हम लोग इसको बोलते हैं केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में टीसीएम या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में केस हिस्ट्री लेने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं शुरुआत से ही दिनों से यही कह रही हूँ कि जो आप पेशेंट को सुनना करेंगे, सही तरीके से सुनेंगे तो आपको डायग्नोज भी अच्छा होगा और आपका ट्रीटमेंट भी रिजल्ट देगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है पेशेंट की डिटेल, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। नेम और जेंडर आपको मुझे भी देना है, बाकी एड्रेस वगैरह से अगर आपको लगता है कि उसका लेना ज़रूरी है तो ये आपके लिए नेसेसरी है तो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मेन क्या आता है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो लिखिए। ठीक है, प्रॉब्लम कब से है ये लिखिए। पेन और प्रॉब्लम की टाइमिंग क्या है, पिछली वीडियोस में या 5 एलिमेंट में या ऑर्गन में, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्क्राइब किया है कि प्रॉब्लम का समय क्या है, दिन या रात, या कौन सा ऐसा टाइम है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। एक लाइन वहाँ पे ऐसे भी बोली थी कि उसको बैठने में दिक्कत है या खड़े रहने में दिक्कत है, इस तरीके से। तो ये सारा सब कुछ आपको इस पे लिखना है। फिर आते हैं 5 एलिमेंट के बेस पे। 5 एलिमेंट के बेस में पहले कुछ दिनों तक आपको नहीं समझ आएगा कि एलिमेंट कौन सा डिस्टर्ब है, तो आप उसके टेस्ट का प्रेफरेंस देखेंगे कि उसको टेस्ट कैसा पसंद है। तो आप वहाँ पे ये लिखना शुरू करेंगे कि पेशेंट को खट्टा पसंद है, कड़वा पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है या नमकीन पसंद है। अब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट हैं, पसंद है या ना पसंद है, ये दोनों लिख लीजिएगा। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि उसको खट्टा पसंद है या खट्टा खाने से उसको दिक्कत होती है, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि ये लीवर का पेशेंट है और वुड एलिमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। अगर बिटर टेस्ट है या बिटर टेस्ट हर वक्त मुंह में रहता है तो उसको समझ जाना कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम लोग उस तरह से आमने सामने मैंने इसी लिए रखा है ताकि आप लोगों को रिलेट कर सको, ये सिर्फ आपके लिए है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती चली जाए। जब आप मुझे इस तरह के केस हिस्ट्री लेके देंगे तो मेरे लिए भी थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इमोशंस। इमोशंस की बात मैंने पहले ही बोली थी, यहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड ऑर्गन भी इसलिए लिखे हैं ताकि आपका याद हो जाए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। अगर गुस्सा है तो लीवर का प्रॉब्लम है, तो ये इस तरीके से हम लोग सारे सवाल पूछते हैं। ठीक है, क्या जॉय, अगर आपको जॉय दिख रहा है या जॉय की कमी है, बहुत ज़्यादा या कम है, तब भी दोनों सिचुएशन में वरी है तो वरी होना भी एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछनी है। अब ग्रीफ की बात करें, चिंता है या दुख है, ये सारा जब कुछ हम चीज़ें देखते हैं और मेरे को ऐसा समझ है कि 5-7 जब आप ऐसा केस हिस्ट्री ले लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। फिर आते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। अब इसमें भी एक्सटर्नल ऑर्गन, मुझे पता चल गया कि इस पेशेंट को खट्टा खाने से प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उससे जो सवाल करूँगी वो सारे लीवर से रिलेटेड करूँगी। अगर मुझे लगा कि उसको बिटर टेस्ट है हर वक्त, तो मैं बिटर टेस्ट से रिलेटेड मतलब हार्ट से रिलेटेड बात करती। तो यहाँ पे उसकी आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है, टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि माउथ से रिलेटेड, अभी फर्स्ट टाइम पे ही मुझे क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसी से रिलेटेड ही उसमें आगे बढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे इमोशंस पढ़ के बताने हैं या पूछने हैं। अगर आपको लग गया कि ये पेशेंट स्वीट खाता है, इसको मीठा पसंद है या मीठा खाने से इसको दिक्कत होती है, तो सारे जो सवाल है आपके घूम के स्क्रीन की तरफ चले जाने चाहिए। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल ऑर्गन की एक बार जांच करना। कैसे पता चलता है ये सारा सब कुछ, अगर जो प्रॉब्लम है तो उस पर टिक कर दीजिए, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मेन जो मैं करती हूँ, रिलेटेड ऑर्गन या मेरिडियन, मैं पेशेंट से जब हाथ रख के पूछती हूँ तो उसका कारण यही है कि मेरिडियन कौन सी इफेक्ट है,
सब लोग एक बार बॉडी पे मेरिडियन याद कर लेना। मैं सिर्फ मेरिडियन का पाथ बोल रही हूँ, एक एक पॉइंट याद करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पिछली क्लासेस में है, या याद करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि आप सिम्टम्स थोड़े बहुत याद कर लीजिएगा, फिक्स प्रोटोकॉल अप्लाई कर लीजिएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरिडियन कौन सी इफेक्टेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोल कुछ रहा होता है और जस्ट एक मेरिडियन इफेक्टेड है। एक वीडियो में मैंने कहा था कि सर्वाइकल पेन दो तरीके का होता है, साइटिका का पेन दो तरह का होता है, ठीक है। अगर किसी को एब्डोमिनल मतलब पेट में कहीं पे पेट दर्द है तो उसके भी जोन होते हैं, वहाँ पे भी मेरिडियन होती हैं। बैक साइड में भी है तो वो मेरिडियन के कहाँ कौन से वाले पे आता है। शोल्डर पेन की बात करें या सर्वाइकल पेन की बात करें तो शोल्डर में भी मेरिडियंस आती हैं। तो हो सकता है कि आपका जो या पेशेंट का ये कहने का तरीका है कि साइटिका है या सर्वाइकल है, आप पर्टिकुलर हाथ रख के देखेंगे, मेरिडियन कौन सी इफ़ेक्ट है वो लिखेंगे। अगर थोड़ा सा समय और अपने आप को अपनी स्टडी को दोगे तो मेरिडियन का इंडिविजुअल जो पॉइंट है वहाँ पे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट इफेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग मेरा जो इफेक्ट रहता है या मेरा जो सवाल करने का रहता है मेन इफेक्टेड मेरिडियन पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट बनते हैं कि ब्लड कंडीशन, ये अभी नहीं समझ आएगा, थोड़ा समय जब मेरी वीडियोस और आप देखते रहेंगे ना, मैंने इस पे टॉपिक पे वीडियो डाली है, पर मैंने अभी एक केस स्टडी लेने का है तो डाला है। ये फ्यूचर में आपको समझ आ जाएगा, जब मेरी थोड़ी 10-12 वीडियोस और आ जाएंगी तब आपको समझ आ जाएगी। पेन डिटेल ये बहुत ज़रूरी है कि पेन की लोकेशन, जैसे मैंने कहा। दूसरा उसका टाइप, क्या ये ढल है, शार्प पेन है, बर्निंग है या ट्रबलिंग हो रही है, ये सब चीज़ें। शार्प पेन, ढल पेन, माइल्ड पेन, ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं तो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी आपको डायग्नोस में हेल्प करता है। शार्प पेन का मतलब ये होता है कि यंग ऑर्गन इफेक्टेड होना, और माइल्ड पेन होना तो ये ऑर्गन इफेक्ट होना। इस टॉपिक को मैंने क्लियर किया है अपना क्रिएटिव साइकिल में 5 एलिमेंट के चार्ट में, उस वीडियो में जाके आप देखिएगा। अब आते हैं डाइजेस्टिव और एपेटाइट। भूख कैसी है, गैस है, स्टूल है। स्टूल में नॉर्मली भूख का तो चलो आपको मालूम है कि हाई है कि लो है, गैस एसिडिटी है या यस और नो है, गैस स्टूल। अब स्टूल की बात करते हैं तो स्टूल में क्या होता है, लोगों को इतना पता होता है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल का अगर उनका स्टूल का भी स्ट्रक्चर पता है ना, लाइक अगर एक बकरी की मेंढड़ी की जैसा है तो लिखना है, उसको क्लियर करिए। अगर उसका स्टूल स्टिकी है तो लिखिए। अगर इसका स्टूल से पहले उसको हवा पास होता है वो लिखिए। और दूसरा चीज़, नॉर्मल और कॉन्स्टिपेशन के अलावा लूज मोशन भी समझ आते हैं, पर यहाँ पे अल्टरनेट डेज में भी बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक दिन कुछ रहेगा, एक दिन कुछ रहेगा, 2 दिन कुछ रहेगा, 2 दिन कुछ और रहेगा। ऐसा होता है कि एक दिन अगर उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो दूसरे दिन उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी मेंशन कीजिएगा, जितना हो सके स्टूल को डिस्क्राइब कीजिएगा कि वो किस तरीके का। अगर स्टूल पास करने के बाद बहुत स्मेली है, स्टूल बहुत स्मेली है तो भी लिखिए। स्टूल पास करने के बाद अगर वो एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, आगे टॉपिक पे समझ आ जाएगा, पर यहाँ पे वो भी लिखना है कि स्टूल पास करने के बाद अगर उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, मतलब बिस्तर पे गिरने जैसी कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको चीज़ें क्लियर होगी, फास्ट फॉरवर्ड इस वाली वीडियो को मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्लिप और एनर्जी, हम लोग एनर्जी पे भी काम करते हैं, ऑर्गन की क्लॉक के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। स्लिप कैसी है, गुड है कि डिस्टर्ब है। अगर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, डिस्टर्ब है, बार बार टूटती है, पानी की वजह से टूटती है, प्यास लगती है या यूरिन लगता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिखी, साइड में जगह छोड़ रखी ताकि आप आराम से अपना लिखिए। पेशेंट क्या बोल रहा है उसकी लैंग्वेज में लिखिए ताकि आपका डायग्नोस अच्छा हो सके,
ठीक है। यूरिन और स्वेट, अब यूरिन और स्वेट ये नॉर्मल फ्रीक्वेंटली है, बर्निंग है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो भी आप लिख लीजिएगा। स्वेट, नॉर्मल, एक्सेस, लेस, है ना, ये सब भी लिखना होता है, ठीक है। फीमेल, अगर फीमेल है तो उसकी पीरियड्स कैसे हैं, रेगुलर या इरेगुलर। एक हेल्दी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको 28 डेज का बोला जाता है, कि साल में 13 बार होना, एक साल में 13 बार होना, ठीक है। तो अगर इसमें ज़्यादा है तो भी लिखना है, अगर इसमें कम है तो भी लिखना है। एक हेल्दी साइकिल 28 डेज का माना जाता है। अगर उससे पहले हो रहा है या उसके बाद हो रहा है तो ये दोनों चीज़ें रेगुलर और इरेगुलर में होती हैं, ठीक है। क्या पीरियड्स के टाइम पे पेन है, डिस्चार्ज है, यस और नो, ठीक है। फ्लो कैसा है, नॉर्मल, स्कैंटी या हैवी। अब आते हैं कि कलर, जो पीरियड्स के जो ब्लड का कलर होता है वो भी लिखना है यहाँ पर। मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट में कोई लाइफ में ऐसा कुछ रहा है या कोई मेडिसिन चल रही है वो देखिएगा, किसी चीज़ से एलर्जी है वो देखिएगा, ठीक है। अब पास्ट की इलनेस भी देखनी इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो पहले थोड़ा सा बीमार हुआ, जिसकी वजह से उसका डाइट पुअर हुआ, मतलब वो खाने पीने पे उसका ज़्यादा कोई फोकस नहीं रहा, ना कर पाया, क्योंकि जब बीमारी होती है, फीवर भी होता है, तो नॉर्मली पेशेंट का खाना पीना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि जब खाना पीना बंद रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसका स्टमक का एनर्जी लो होगा, उसका बॉडी का एनर्जी लो होगा, तो ये चीज़ें भी यहाँ से पता चल जाती हैं। अच्छा, दूसरा, अब उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका काम कैसा, एक्सरसाइज करता है, हाँ या ना, या कभी कभी, फूड कैसा खाता है ना। फूड में भी डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से, क्या खा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि स्टमक का एनर्जी, कई बार ऐसा होता है कि पुअर डाइट, मतलब एक ही तरह का डाइट लेना, या जैसे रेगुलर बेस पे एक ही चीज़ खाना। डाइट में, फूड में बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब है कि आप कितना क्या खा रहे हैं, एक ही तरह का फूड खा रहे हैं तो ये ठीक नहीं होता, ठीक है। यूट्यूब पे कोरोना टाइम में एक बड़ा चलन चला था कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो प्रोटीन खाइए, तो इस तरह का अगर कोई डाइट फॉलो करे हैं पास्ट में भी तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है, ओके। चलिए, स्ट्रेस, लो मीडियम हाई। अब लो मीडियम हाई ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए लो मीडियम हाई क्या होता है। मेरे लिए अभी के टाइम पे 100 पेशेंट में से 99 को स्ट्रेस है, ठीक है। हाई है, मीडियम है, लो है। इसका एक्चुअल में बोला जाए तो कोई डेंसिटी नहीं है कि हाई है तो आपको कोई प्रोटोकॉल डिफरेंट देना है। सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन को छोटे से छोटा भी स्ट्रेस है, वो उसका लाइफ को ख़राब करता है, उसका इंटरनल ऑर्गन को ख़राब करता है, ये पक्का है, ठीक है। हाई लो मीडियम की कोई डेंसिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पीक पे है तो आप वो लिख सकते हो। अदरवाइज स्ट्रेस होना एक अपने आप में बड़ा सिम्टम्स है, ठीक है। अब आते हैं कंफर्ट का टाइम और डिसकंफर्ट का टाइम, यहाँ पे वो भी मेंशन करना कि पेशेंट कौन से समय में अपने आप को अच्छा फील करता है। मैक्सिमम पेशेंट को फर्स्ट सेकेंड डे नहीं पता होता। आप उनको जब फर्स्ट डे बुलाते हैं, आते हैं, उस वक्त आपको ये पूछना है और सेकेंड डे उनसे कहना कि आप मुझे बताइएगा, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं होती है कि मैं किस वक्त अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डे और टाइम, डे नाइट का भी टाइम होता है, जिसको हम लोग अपनी TCM की भाषा में कहते हैं यिन समय और यांग समय। यिन समय का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जो रात का समय होता है, और यांग का समय होता है जिस वक्त सूरज होता है, चंद्रमा और सूरज का समय जो डिफाइन किया जाता है। अब आप प्लस एज के लोगों को देखोगे ना, तो क्या होता है कि उनको यिन समय में, मतलब शाम के समय प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन करना है। अगर और अच्छे से डिटेल ले पा रहे हैं तो ऑर्गन क्लॉक, 2 घंटे का जो क्लॉक होता है उसमें भी डायग्नोज करके लिखना, इसलिए मैंने ब्लैंक लाइन छोड़ी है ताकि आप उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सको। मेंटल इमोशनल किस तरह का प्रॉब्लम्स रहता है, ठीक है।
ये भी बहुत अच्छा है। स्लीप का टाइम मैंने इसलिए लगा कि उनके सोने का पैटर्न भी लिख लीजिएगा कि वो सोते कितनी बजे हैं, उठते कितनी बजे हैं। यहाँ से भी ऑर्गन क्लॉक डिस्क्राइब की जा सकती है या डायग्नोस की जा सकती है। टंग और पल्स का मैं अभी सिर्फ यहाँ पे आपको समझ आए नहीं आए तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि टंग का डायग्नोस अभी हम लोग 1 अप्रैल को स्टार्ट करने वाले हैं। बट पल्स का क्या होता है कि आप अपने फिंगर से देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। नो डाउट फर्स्ट पेशेंट पे नहीं पता चलेगा, 300-400 पेशेंट पे भी नहीं समझ आएगा, पर आप उसको देखना स्टार्ट कीजिए। आपकी फिंगर्स पे आपको क्या फील होता है, सामने वाले पेशेंट का पल्स या नर्व्स कैसे चल रहा है, कितना तीनों उंगलियों पे कितनी डेंसिटी पे आपको महसूस होती है, कितना ऊपर तक आपको फील हो रही है, डेप्थ में जा रही है, नहीं फील हो रही है, ब्रेक हो रही है या लेफ्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको अपनी भाषा में लिखिएगा। ये सिर्फ आपकी पल्स डायग्नोस को अच्छा करने का तरीका है। मैंने टंग डायग्नोस के लिए बहुत सारे अभी जैसे हम लोगों ने आगे इसके लिए डिसाइड किया है, बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि हमें लाइव क्लास लेनी है। तो इस चीज़ को आप समझिए, कोई भी थेरेपिस्ट या कोई भी फैकल्टी आपको 3000 से ऊपर डिजीज की टंग नहीं दिखा सकता, वो भी लाइव। ये सिर्फ एक डेटाबेस के हिसाब से आपको बताया जा सकता है कि ये इस तरीके का होगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि आप टंग का और पल्स अपने हिसाब से डायग्नोस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप लाइव क्लास लेने जा रहे हो तो नहीं मिलेगी वैसी पल्स आपको। 3000 डिजीज से ऊपर सिम्टम्स हैं या डिजीज़ हैं तो उनकी पल्स आप देख भी नहीं सकते। अगर मैं बोलूँ मैं 2018 से इस चीज़ में हूँ, पल्स डायग्नोस मुझे काफ़ी हद तक क्लियर है, बट मैं किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैंने क्या फील किया। होता क्या है कि एल्गोरिदम की बात करें, जो मैं जैसा बोलूँगी आप भी वैसा ही फील करने लगोगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि जब लाइव क्लास होगी तो प्रेजेंट टाइम में मैं बैठ के इतने सारे लोगों का पल्स आपको चेक करा सकूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपकी खुद की स्टडी बोलती है। इसीलिए मैंने सबसे ऊपर एक टंग की फ़ोटो भी डाली है, मैं वापस से उस पर जाऊँगी। तो टंग और पल्स डायग्नोस पे जितना डेप्थ में काम करना है उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे आता है थेरेपी का नोट। आपको जो लगा, आपकी जो रहा कि आपका जो डायग्नोस रहा वो यहाँ लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये सिर्फ आपके लिए है, इसको निकाल के पेशेंट को नहीं देना। जब अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो डेफिनेटली आप मुझे ये चार्ट फिल करके दीजिए, मैं आपको डायग्नोस बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। और वैसा ही मैं आपको प्रोटोकॉल दूंगी ताकि आपके रिज़ल्ट और बढ़ जाए। ठीक है, आपका जो इस पर फेथ है कि नहीं ये चीज़ ऐसे ठीक होती है, ऐसा 10-12 से ऊपर जब चले जाओगे ना तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आती हूँ मैं वापस से ऊपर। ये टंग की जो मैंने साइड में फ़ोटो दे रखी है वो मैंने इसलिए दे रखी है ताकि आप लोग उसको मार्क कर सकें कि आपको पेशेंट की टंग पे क्या देखने को मिला। मैं टंग डायग्नोस करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ना कि यहाँ से आप अभी डायग्नोस कर सकोगे। लगभग 600-700 पेशेंट देखने के बाद आपको चीज़ें क्लियर होगी। और कैसे होगी, ये आपकी प्रैक्टिस है। मान लीजिए कि आज आपने मुझे ये फॉर्म भर के दिया और यहाँ पे आपने टंग्स का जो भी इमेज था या जो भी आपको उस पर दिखा, क्रैक है, इरेगुलर क्रैक है, ये हमारी क्लास में हम लोग समझेंगे, तो आप वहाँ पे जस्ट मार्क करिएगा। फिर क्या होगा, फ्यूचर में कभी आपको वैसी ही टंग मिली तो आप अपनी ये चीज़ निकाल के देख सकते हैं और हमने इनको क्या प्रोटोकॉल दिया, उससे उनको क्या रिजल्ट मिला। तो नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर आसपास की भी कोई टंग आएगी तो आपके सीधा माइंड में ये आएगा कि हाँ मैंने इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया था, उसको रिजल्ट आए थे। ठीक है, चलिए मैं आज की क्लास यहीं कंप्लीट करती हूँ। ये वीडियो आई होप कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। मैं ये बिगनर्स के लिए नहीं बना रही, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको ऑलरेडी थेरेपी आती है, वो डायग्नोस के लिए खड़े रह सके। ऐसे ही नहीं शाइटिका का पेन है कि नोज का प्रॉब्लम है, ये सब नहीं चलता।
एक अच्छा थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से डायग्नोज करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक थेरेपिस्ट के लिए है, ना कि पेशेंट के लिए। चलिए मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल लगे, और जिन लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और जितना मेरे दिमाग में आता है कि आप लोगों को क्या हेल्प करेगा, मैं अपने लेवल पे मैनेज करती हूँ, या मैं क्लासेस बनाती हूँ, या वीडियो बना रही हूँ। आप मुझे गाइड करेंगे कि मुझे किस टॉपिक पे चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर, जैसे क्या होता है कि हम लोग अपने आप को देखें कि हमें क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे तो शायद मैं उन सब चीज़ों पे भी वीडियोस बना पाऊँ। चलिए आज तक के लिए यहीं तक कंप्लीट करती हूँ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।